सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। टॉपिक है लेसन प्लान। लेसन प्लान बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरी की पूरी टीचिंग एक लेसन प्लान पे ही डिपेंड करती है। लेसन प्लान कैसे बनाया जाए, लेसन प्लान के क्या नीड्स और इम्पोर्टेंस है, वो सारा का सारा आज लेसन प्लान के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। टीचिंग के पहले की जो प्लानिंग होती है वो लेसन प्लान में हम लिखते हैं। ठीक है, लेसन प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें हम टीचिंग के विषय में लिखते हैं। अब इसकी एक नॉर्मली अगर हम देखें तो टीचिंग करते समय जो टीचर्स होता है वो जो भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, टीचिंग मेथड, जो भी टीचिंग मेथड्स का यूज करता है, जो भी टीचिंग स्किल का यूज करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, वो सारा का सारा लेसन प्लान के अंतर्गत आता है। लेसन प्लान हम कह सकते हैं कि जैसे हम किसी काम को करने के लिए पहले से एक योजना बनाते हैं, उसका एक पहले से ड्राफ्ट बना लेते हैं कि मुझे ये चीजें करनी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक वैसे ही टीचिंग के पहले जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम एक रिटर्न वर्क करते हैं, वो लेसन प्लान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लेसन प्लान समझ लेते हैं। लेसन प्लान क्या होता है? पाठ योजना से आशय शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के लिए की जाने वाली क्रमबद्ध तैयारी है। शिक्षक द्वारा पाठ को पढ़ाने के लिए बनाई गई योजना ही पाठ योजना कहलाती है। अब कुछ डिफिनेशन है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है लेसन प्लानिंग या क्या होता है लेसन प्लान। तो एन.एल. वासिंग के अनुसार शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं को करता है उनके आलेख को पाठ योजना की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे टीचिंग के, उसको प्राप्त करने के लिए टीचिंग के टाइम टीचर से जो एक्टिविटी करता है, जैसा वो एक स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करते हुए लेसन को अपने आगे प्रोसीड करता है, उसका एक रिटर्न शीट जो हमारी होगी वो कहलाती है लेसन प्लान। डेविस के अनुसार शिक्षण के लिए कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात का बाधक नहीं है जितनी की योजना की अपूर्ण तैयारी। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई वर्क करते हैं और उसकी प्लानिंग पहले से कर लेते हैं तो उसके कोई भी स्टेप मिस नहीं होते, है ना। अगर आपने सोचा है कि मुझे कहीं जाना है और आप वहां जाएंगे और आपको ये चीजें करनी, आपने पहले से इसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप वो चीजें नहीं भूलेंगे। लेकिन आप अटेंडम कहीं ऐसे अचानक से पहुंच जाते हैं तो कुछ न कुछ जरूर मिस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर टीचिंग करते समय अचानक से आपको क्लास में जाने के लिए बोल दिया जाए या आप बिना तैयारी के क्लास में जाते हैं तो अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती है। तो लेसन प्लान टीचिंग इफेक्टिव करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो अगर आप योजना की तैयारी पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तो आपकी टीचिंग जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। बिनिंग और बिनिंग के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट जो एक डिफिनेशन बिनिंग और बिनिंग ने दी है, ये आप इसको अगर हर एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाता है कि लेसन प्लान क्या है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना है। ठीक है, मतलब जब हम टीचिंग करने जा रहे हैं तो टीचिंग करने से पहले हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या हमारा टॉपिक होगा, कौन सा सब्जेक्ट है, उसको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से लिखना और उसमें कौन से मेथड्स का यूज करेंगे, कौन से टीचिंग मेथड्स, कौन से टीचिंग स्किल्स का यूज करेंगे, क्या कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, ये सारा का सारा हम अगर पहले से लिख लेते हैं तो वो जो प्लानिंग होती है उसी को लेसन प्लान कहते हैं। ठीक है, लेसन प्लान बनाते समय कुछ स्टेप होते हैं, एक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाया जाता है। मैं आगे आपको लेसन प्लान का एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगी कि किस बेस पे लेसन प्लान बनाया जाता है और इस टाइम पे कौन सा लेसन प्लान को प्रूव्ड किया गया है कि अप्रूवल है कि इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पाठ योजना का अर्थ समझ लेते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण के लिए की गई तैयारी को
पाठ योजना कहा जाता है। शिक्षक जिस क्रम में उप इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की तैयारी करता है, विषय वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को क्रमबद्ध व्याख्या की रूपरेखा ही पाठ योजना है। मतलब अगर मैंने एक सब्जेक्ट मुझे चूज करने के लिए बोला, मुझे एक पढ़ाना है, मान लीजिए मैं साइंस की टीचर हूँ, तो साइंस की टीचर के अकॉर्डिंग मेरे कुछ अलग कंटेंट होंगे, मैं उस कंटेंट को चूज करूंगी। जैसे मुझे लाइट पढ़ाना है तो मैं लाइट को सबसे पहले अच्छे से मुझे उसके हर एक स्टेप को देखना होगा कि लाइट में कौन कौन से कंटेंट या कौन कौन सी सब यूनिट हैं। सबसे पहले होगा कि लाइट क्या होता है, फिर लाइट के सोर्स होंगे, फिर लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट भी होंगे। तो जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बेसिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि लाइट क्या होती है, सबसे पहले हमारा एक जो टीचिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा कि लाइट है क्या, उसके बाद उसके सोर्स क्या हैं। इस तरह से कोई भी लेसन को पढ़ाते समय उसके हर एक मेन पॉइंट को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना और उसको उसके अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक तरीके से अपने लेसन को प्रोसीड करना ही एक इफेक्टिव टीचिंग कहलाती है। ठीक है, तो पाठ योजना का अर्थ आपने समझ लिया। अब मैंने ये लेसन प्लान के बारे में एक प्रेजेंटेशन इस टाइप से दिया है कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए कि लेसन प्लान में क्या क्या होता है। ठीक है, तो लेसन प्लान का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। मतलब एक तो टीचिंग के उद्देश्य होते हैं, मतलब टीचिंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। अब सब्जेक्ट सबके अलग अलग होंगे तो हर सब्जेक्ट का अलग कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो वो विशिष्ट उद्देश्य हो गया। जैसे साइंस का जनरल ऑब्जेक्टिव अलग से होंगे, मैथ्स के जनरल ऑब्जेक्टिव अलग से होंगे, लेकिन जो उसके अंदर सब टॉपिक है, जैसे अभी मैंने लाइट का एग्जांपल लिया था, तो लाइट का कुछ अलग ऑब्जेक्टिव होगा कि हम बच्चों को लाइट के बारे में बताएंगे, तो एक हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर दूसरा, बच्चे उसको समझ पाएंगे, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, दूसरा ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा कि वो लाइट के बेस पे कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य में। ठीक है, कंटेंट, विशिष्ट उद्देश्य, व्यू रचना। अब हमने कंटेंट चूज कर लिया, हमारे उद्देश्य भी पता लग गए। अब व्यू रचना मतलब स्ट्रेटजीज कि उस टॉपिक को किस टाइप से पढ़ाना है, तो वो हमारा स्ट्रेटजीज के अंदर। प्रविधियां, प्रविधियां कैसी होंगी, विधियां कौन सी लगाएंगे, कौन से टीचिंग मेथड्स। फिर जो भी टीचिंग मेथड्स होंगे वो हम हमेशा प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। यानी मुझे कुछ भी नया पढ़ाना है तो मुझे उसे पीछे वाले जो क्लास में वो पढ़ चुके हैं, या हो सकता है सब्जेक्ट में जो भी आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा कुछ दिया होगा जो नेक्स्ट लेसन के लिए बेनिफिट होगा। तो हमको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए न्यू नॉलेज को देना है बच्चों को। ठीक है, फिर लेसन प्लान है क्या, लेसन प्लान शिक्षण की ही रूपरेखा है। मतलब एक वर्कशीट है जिसमें हम, या ड्राफ्ट इसको कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जिसमें हम टीचिंग के हर एक स्टेप को लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग टीचिंग करते हैं। शिक्षक आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण की अवधि में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकता है। मतलब अगर हमने एक लेसन प्लान बना लिया और लेसन प्लान के अकॉर्डिंग टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं हो या क्लास में कुछ और प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो ऐसे में हम अपनी टीचिंग मेथड्स को अलग डिफरेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मतलब चेंज कर सकते हैं। या हमको जो पढ़ाना हो सकता है, मैं अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो हो सकता है मैं उसको रिटर्न वर्क में ज़्यादा दूंगी या फिर मैं प्रैक्टिकल के बेस पे उसको टीचिंग करूंगी। तो इस तरह से हम संशोधन भी कर सकते हैं और उसकी टाइम में भी चेंज कर सकते हैं। एक तरह से इसे ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जो कि 40 to 50 मिनट्स या फिर 35 to 40 मिनट्स के लिए ही शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए कार्य करने का एक खाका है। ठीक है, फिर उसके बाद नीड्स एंड इम्पोर्टेंट, ये मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख लीजिए पॉइंट्स वाइज। उसके बाद मैंने एक इसका ऐसे मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, जो फ्लो चार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पाठ योजना की आवश्यकता है महत्व। सबसे पहले उचित शिक्षण विधि का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, जो भी विषय वस्तु होगी वो क्रमबद्ध होगी। विषय वस्तु कक्षा प्रबंधन में लेसन प्लान सहायक होता है। उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है। मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूंगी। क्रमबद्ध वस्तु
मतलब कोई भी कंटेंट आप जो पढ़ा रहे हैं उसका एक सिस्टमैटिक वे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लाइट का लिया कि पहले हम लाइट पढ़ाएंगे, फिर लाइट के सोर्सेज पढ़ाएंगे, फिर कोई ना कोई उसकी एक्टिविटी। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसीड करना। दूसरा, उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग। अब हम अगर लाइट पढ़ा रहे हैं तो लाइट के अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ चार्ट या मॉडल ऐसा करके कुछ दिखाना, तो उचित शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग लेसन प्लान के थ्रू आ जाता है। फिर कक्षा प्रबंधन में भी सहायक है, क्योंकि जब आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ चार्ट या मॉडल्स उनको बच्चों को दिखाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तो जो टीचिंग होगी वह इफेक्टिव होगी और अनुशासन बना रहेगा। तो कक्षा प्रबंधन में भी सहायक होता है। उचित शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। अब लेसन प्लान जब बनाएंगे तो हम टॉपिक्स को अच्छे से रीड करने के बाद ही मेथड डिसाइड करेंगे हम कौन सा मेथड लगाएंगे। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसा टॉपिक होगा जहां पे एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है तो वहां पे एक्सपेरिमेंट लगा देंगे। ठीक है, कहीं पे डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, कहीं पे ओनली एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेशन मेथड। तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेसन प्लान जब आप बनाते हो तो लेसन प्लान में आपको टीचिंग मेथड्स का यूज करना बहुत अच्छे से आ जाएगा कि टीचिंग मेथड को कहाँ पे और कैसे यूज किया जाए। उसके बाद लेसन प्लान में जो भी हम नॉलेज देने वाले हैं उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये सफल शिक्षण की एक आधारशिला है। अगर आपका लेसन प्लान काफी अच्छा बना है तो आपकी टीचिंग काफी इफेक्टिव होगी। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, अभी मैंने आपको बताया विशिष्ट उद्देश्य कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, उसके क्या टॉपिक होंगे उनको अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़ाना उसके उद्देश्यों को निर्धारित करता है और उसी की प्राप्ति के लिए जो टीचिंग करते हैं वो हमारी लेसन प्लान के अंदर हमें लिखना होता है। ठीक है, अब लेसन प्लान अगर हम अच्छा सा बनाते हैं तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, शिक्षण प्रभावशाली होगा और रोचक होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को आपने साइंटिफिकली और लॉजिकली दोनों तरीके से बनाया होगा। ठीक है, शिक्षक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने लेसन प्लान बनाया है तो उसको हर एक चीज पहले से पता है, उसने अच्छे से कंटेंट को रीड किया होगा, तो वो कभी भी भूलेगा नहीं क्लास में कि उसे क्या पढ़ाना है। वो टॉपिक से भटकेगा भी नहीं कि एक के बाद कोई तीसरा पॉइंट आ गया है, तीसरे के बाद पांचवा, ऐसा नहीं। वो 1 2 3 ऐसे ही करके स्टेप पढ़ाएगा। बच्चों को नॉलेज भी अच्छी होगी और ऐसी नॉलेज परमानेंट होगी। शिक्षण को उचित दिशा भी प्रदान करती है, शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है, क्योंकि आपने पूर्व ज्ञान से रिलेट किया, बच्चे कनेक्ट हो गए आपसे, इंटरेक्शन अच्छा होगा, बच्चे आपको सुनेंगे, डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। शिक्षक की योग्यता पर आधारित है, क्योंकि जैसा टीचर होगा, जैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी, वो उसके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान बनाता है। ठीक है, लेसन प्लान बनाते समय बच्चों के मानसिक स्तर, आयु को देखते हुए बनाना चाहिए। विचारहीन, तथ्यहीन विचारों से बचाव करता है, क्योंकि आप लॉजिकली सोचेंगे, साइंटिफिकली सोचेंगे, तो आपको ऐसे कोई भी टॉपिक या ऐसे कोई भी एग्जाम्पल नहीं आएंगे जो आपके कंटेंट से रिलेट ना हो। तो आप जो भी उसमें पढ़ाएंगे, जो भी आप लेसन प्लानिंग कर रहे होंगे, तो वो सारे के सारे जो टॉपिक होंगे या उसके स्टेप होंगे वो सारा का सारा कंटेंट से रिलेट करते हुए चलेगा। समय का विभाजन भी पता हो जाएगा कि अगर आपको 30 मिनट्स या 35 मिनट्स की टीचिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स को डिवाइड कर लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग कि मुझे 15 मिनट्स ये पढ़ाना है, 10 मिनट्स में कुछ ना कुछ होमवर्क या उनको प्रीवियस नॉलेज को चेक करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डिवीजन करना भी आ जाता है। साथ में पाठ में नवीनता आती है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज में पढ़ना बहुत ही टफ होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। जब आप लेसन को खुद से पढ़ के अच्छे से उसको अपने शब्दों में जब लिखेंगे और अपने शब्दों में समझाएंगे तो बच्चों के लिए वो एक नई नॉलेज होगी। ठीक है, उनको कक्षा में निरस्ता को भी दूर करेगा, जो ज्ञान होगा वो भी अधिक स्थायी होगा। ठीक है, क्योंकि जो आप नॉलेज दे रहे होंगे विद द एक्सपेरिमेंट, विद द टीचिंग मटेरियल एड का यूज भी कर रहे होंगे। शिक्षक को शिक्षण की सफलता और असफलता का भी ज्ञान हो जाता है कि अगर उसने टीचिंग अच्छी की है, बच्चे सुन रहे हैं, इसका मतलब उसने टीचिंग अच्छी की है, रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे। लेकिन अगर टीचिंग अच्छी नहीं हुई तो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, इसका मतलब टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, शिक्षकों में सुधारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। आप जब वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएगा तो उसको पता होगा किस स्टेप पे बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम फेस हुई, क्योंकि उसने जो लेसन प्लान बनाया तो उसने कुछ स्टेप उसके टीचिंग पॉइंट डिवाइड कर लिए। ठीक है, जब उसने फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया, देखा बच्चों का रिएक्शन कैसा है, अगर इफेक्टिव टीचिंग है बच्चे उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन अगर नहीं समझ रहे तो
उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मतलब इस लेसन प्लान के थ्रू सुधारात्मक दृष्टिकोण भी पैदा होता है। शिक्षकों को वैज्ञानिक ढंग से सोचने की प्रेरित करता है। क्यों? लेसन प्लान बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप बनाना है, सिस्टमैटिक बनाना है, जो भी कंटेंट है उससे एग्जाम्पल जो लेने हैं वो भी रिलेट करना है। इसका मतलब जो भी आपकी थिंकिंग होगी वो साइंटिफिकली होगी। ठीक है। शिक्षकों में कक्षा का अनुशासन बनाने में शिक्षक अंतःक्रिया में भी सहायक है, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब पूछने, कैसे पूछने, किस टाइप से हम किन बच्चों से कैसे क्वेश्चन का आंसर लेंगे। तो एक जो टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन जो होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, और लेसन का जो सारांश करना हो वो भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि लेसन आपने बनाया और आप उसके अकॉर्डिंग जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं तो आपको हर एक चीज पॉइंट क्लियर हो जाएगी, बच्चों को भी क्लियर हो जाएगी। और जब आप अच्छे से लॉजिकली और साइंटिफिकली रीजन देते हुए पढ़ाएंगे तो बच्चों की भी जो नॉलेज होगी वो परमानेंट होगी, वो आगे वैसे ही सोचेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल पढ़ा कुछ और ने एग्जाम्पल कुछ और दे दिया तो बच्चे भी वैसे ही आंसर करेंगे जैसा कि आपने उनको समझाया है। तो एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए लेसन प्लान की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस भी है और नीड भी है। ठीक है। पाठ्य योजना को प्रभावित करने वाले कारक शॉर्ट में आप देख लीजिए कि अगर नगरीय होगी और ग्रामीण होगी तो दोनों की जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि गांव में ज्यादा बच्चों की जो नॉलेज होती है उतना क्लियर नहीं हो पाती, तो उनको बहुत बेसिक से उनको समझाना पड़ता है। लेकिन अगर वो शहर में है तो उनको और अच्छा कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको फैमिली बैकग्राउंड से भी काफी मदद मिलती है। विद्यालय कक्षा में सामाजिक पर्यावरण कैसा है, विद्यालय में किस टाइप का कैसा एनवायरनमेंट है, उस पर बेस होता है। कक्षा में छात्रों की पृष्ठभूमि और उनकी संख्या क्या है। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो इफेक्टिव टीचिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सबको आप सबके अकॉर्डिंग अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। कुछ ना कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जो शायद आप टीचिंग प्लान के थ्रू उसको मेंटेन ना कर पाए। तो बेस करता है कि वहां पे कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की आयु, कि अगर 8th क्लास में है तो 8th क्लास में मैक्सिमम बच्चा किस एज का होगा। ठीक है। 14 या 15 इयर्स का। तो औसतन एज पे भी डिपेंड करता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान पर, विशिष्ट उद्देश्य, विषय की प्रकृति, चयनित एवं सुव्यवस्थित विषय वस्तु से, सहायक शिक्षण सामग्री उपलब्धता, शिक्षक का दर्शन और व्यक्तित्व। अगर फिलॉसफी अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है तो लेसन प्लान अच्छा होगा। ठीक है। तो ये इसके थे कुछ फैक्टर्स। उसके बाद मेरिट्स, अभी आपने नीड और इम्पोर्टेंस में पढ़ा है, वैसे ही मेरिट्स में भी कि लेसन प्लान अगर आपने बनाया है तो लेसन प्लान की एक मेरिट ये है कि जो शिक्षक होगा, मतलब टीचर जो होगा, उसको अच्छे से उस लेसन के उद्देश्यों को पता होगा कि उसको क्या नॉलेज बच्चों को देनी है। टीचर जो कुछ भी पढ़ाएगा वो संगठित और सुव्यवस्थित रूप से सोचने को प्रेरित करता है। नए ज्ञान को पूर्व पाठ से संबंधित करता है, पाठ के प्रति छात्रों में रुचि प्रदान करता है। ये लेसन प्लान की सब मेरिट्स हैं। ठीक है। फिर है यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। पाठ्य योजना पथ प्रदर्शक मार्गदर्शन का भी कार्य करती है। शिक्षक को सहायक सामग्री के सोचने और उपयोग में भी सहायक है। उत्तम शिक्षण के लिए, ठीक है, अपनी कमियों को सुधारने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ने के लिए प्रेरित कराती है, पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशात्मक सामग्री पर बल देती है, क्योंकि जो लेसन प्लान बना लिया हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अमूर्त वस्तुओं के शिक्षण में सहायक है। अध्यापक में वैज्ञानिक तार्किक क्षमता का विकास होता है। शिक्षक स्वयं का भी मूल्यांकन कर लेते हैं और उचित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये सारे के सारे मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स में ये हो जाता है कि कभी कभी जो लेसन प्लान बनता है टीचर्स अपने अकॉर्डिंग बना लेता है, ऐसे में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक निर्देशों का पालन करते हैं और इंटरेक्ट नहीं कर पाते, टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती। कभी कभी संशोधन की आवश्यकता पड़ जाती है कि जो आपने लेसन प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग टीचिंग नहीं हो पा रही है, क्लास में कुछ और चेंजेस करने पड़ गए, तो वहां पे कुछ कमियां हो जाती हैं। कहीं कहीं पे हम टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजीज को ठीक से नहीं यूज कर पाते। कभी कभी पाठ के अनुसार की जाने वाली जो क्रिया और जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बच्चों को नहीं समझ पाते, और ऐसे में जो समझ नहीं पाएंगे तो टाइम की वेस्टिंग हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका कोर्स है वो अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान नहीं कंप्लीट हो पाता। छोटी छोटी पॉइंट्स को अगर हम क्लियर करते रहेंगे और कभी कभी बच्चों को भी इंटरेक्ट करवाएंगे तो कभी कभी टाइम भी आपका कम हो जाएगा। जब टाइम कम होगा तो आपका
जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं, गुड लेसन प्लान की क्या विशेषताएं हैं, ये भी फ्लो चार्ट के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षण जो होगा वो सरल से कठिन की ओर होता है, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों पर भी आधारित है, पूर्व ज्ञान से रिलेट होना चाहिए, गुड जो टीचिंग मेथड्स है उनका यूज करना, टीचिंग मैगजिम और सिद्धा प्रिंसिपल का भी यूज करना, छात्रों के प्रयोग और भागीदार के अवसर प्रदान करती है, क्योंकि लेसन प्लान जब भी बनाएंगे तो वो चाइल्ड सेंटर होगी। चाइल्ड सेंटर है मतलब आपको स्टूडेंट को देखते हुए ही टीचिंग करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग टीचिंग नहीं करेंगे, आपकी बच्चों को एज, इंटरेस्ट, साइकोलॉजी पे बेस्ड ही लेसन प्लान बनाना है। अगर वो बच्चा 8th क्लास में है तो आप 8th क्लास के अकॉर्डिंग ही प्लान बनाएंगे, आप उसको 9th क्लास के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। अगर बच्चा 4th में है तो 4th का जो लेसन प्लान होगा वो अकॉर्डिंग टू 4th होगा, आप उसको 1st या 5th के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। तो साइकोलॉजी बच्चों की इंटरेस्ट और एज दोनों को देखते हुए बनाना है। जो भी एग्जाम्पल देंगे वो अकॉर्डिंग टू एज देंगे, जो उनके यूजफुल हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का उनको टीचिंग नहीं करनी है। और आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो सिर्फ टीचिंग ही नहीं करने बल्कि आप एक लर्नर भी हैं, क्योंकि आप बच्चों से सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। ठीक है, भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए, जो भी कठिन शब्द हो उनकी अच्छी सी व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, जो सामग्री आप यूज कर रहे हो, चार्ट, ग्राफ, वह आसानी से उपलब्ध हो जाए, प्रैक्टिकली नॉलेज भी दे। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, क्योंकि हर एक बच्चा आपकी क्लास में एज तो सेम है लेकिन सबकी सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है, सबका जो इंटेलेक्चुअली पावर होती है वो अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान फॉर्म करना है, मतलब जो भी लेसन प्लान बनाएंगे वो इजी टू कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, ताकि अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको भी समझ में आएगा, जो इंटेलिजेंट है उसको भी समझ में आएगा। एक गुड लेसन प्लान में एक अच्छी टीचिंग स्किल्स का यूज होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग्स भी होनी चाहिए, जो लेसन का क्लोजर है मतलब पाठ का समापन वो होना चाहिए, पुनरावृत्ति प्रश्न और बोधगम्य प्रश्नों का भी यूज होना चाहिए। तो एक लेसन प्लान में इतनी अगर क्वालिटी है तो वो टीचिंग इफेक्टिव करेंगे, वो एक गुड लेसन प्लान होगा। पाठ्य योजना के सिद्धांत है ज्ञान, विविधता, सुसंगत, सामंजस्य, लचीला, व्यवहारिक में कक्षा से पूर्व जाने पर, कक्षा शिक्षण के समय और शिक्षण के बाद। तो ये कुछ सिद्धांत है, सामान्य और व्यवहारिक। ज्ञान मतलब टीचर्स को अपने कंटेंट पे पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसे अपने सिलेबस का पता होना चाहिए, उसको टीचिंग जो स्किल्स है उनका पता होना चाहिए, मेथड्स का यूज होना चाहिए, वो सारी की सारी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, विविधता मतलब जब भी लेसन पढ़ाए उसको एक ही तरीके से ना पढ़ाए, उसमें चेंजेस जरूरी है। ठीक है, और ये जो प्रेजेंटेशन होगा वो उसके प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस और डिपेंड करता है कि क्लास कैसा है। फिर है सुसंगत, पाठ योजना में विषय वस्तु तार्किक होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिकली थिंकिंग होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग होनी चाहिए। पाठ से संबंधित नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके प्रस्तुत करना और उसका प्रयोग करना। लचीलापन मतलब कभी भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपका सामान्य सिद्धांत में आता है। शिक्षण कार्य से पहले कौन से वर्क होते हैं कि जो भी आपको लेसन पढ़ाना है उसको अच्छे से रीड करना, उसके टेक्निकल जितने भी वर्ड्स हैं उसको अच्छी समझ होनी चाहिए, जो भी आप लेसन प्लान बनाया है उसकी रिहर्सल होनी चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित सहायक सामग्री का चयन होना चाहिए, पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए विचार, शिक्षण के लिए मानसिक रूप से तैयार। फिर शिक्षण करते समय आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप अपने उद्देश्यों को जानेंगे, पाठ्य योजना को हमेशा ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, इफेक्टिव टीचिंग होगी, छात्र को हमेशा प्रसन्नता से और शिक्षक को भी प्रसन्नता से अंतःक्रिया करना, पाठ्य योजना को अपने साथ ना रखना, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन का सकारात्मक अभिप्रेरणा और सकारात्मक शिक्षण जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण कार्य करने के बाद शिक्षक को समीक्षा करनी चाहिए कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया, कौन सी कमियां होगी और कौन सी कमियों को दूर करना है, ऐसी सूची बनाना, छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना और अपने एक्सपीरियंस को नेक्स्ट किसी और अन्य टीचरों से शेयर करना, ताकि और अगली कक्षा पढ़ाने के लिए भी प्रिपेयर रहना। ठीक है, फिर आप लेसन प्लान, तो ये तो होगी इसकी नीड्स, इंपॉर्टेंस। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम पढ़ लेते हैं कि हर्बर्ट उपागम क्या है। लेसन प्लान बनाते समय जो हम फॉर्मेट का यूज करते हैं, जो अप्रोच का यूज करते हैं, वो हर्बर्ट उपागम होता है। हर्बर्ट जिन्होंने एक 5 स्टेप एक फॉर्मेट बताया जिसके अकॉर्डिंग
लेसन प्लान बनाया जाता है। हर्बर्ट का जो फुल फॉर्म है वो है J.F. हर्बर्ट। महोदय ने इस विधि को 4 प्रमुख भागों में बांटा था। बाद में इनके शिष्यों ने सुधार किया, उसमें 5वां स्टेप भी ऐड कर दिया। हर्बर्ट ने 4 स्टेप बताए थे, स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। ठीक है, हर्बर्ट ने उपयुक्त 4 सोपानों की विवेचना की, जिसे उनके शिष्य जिलर ने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के रूप में जोड़ दिया। हर्बर्ट के एक अन्य शिष्य राइन ने इस कथन में एक और उपकथन जोड़ा, जिसका नाम दिया उद्देश्य। परिवर्तन के बाद इस प्रकार प्रस्तावना, उद्देश्य, कथन और प्रस्तुतिकरण ऐड हुए और 5 पदों का एक फॉर्मल बना। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर्बर्ट अप्रोच काफी ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। बीएड में लेसन प्लान की जो एक यूनिट है वो लेसन प्लान में आपको लेसन प्लान तो कंस्ट्रक्शन तो पता ही होना चाहिए कि लेसन प्लान कैसे बनता है, क्या उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और गुड लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी नॉलेज और ये सारा का सारा जो आप पढ़ रहे हो थ्योरी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक प्रैक्टिकल के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको लेसन प्लान अच्छे से बनाना आता है तो आप लेसन प्लान जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्टों के अलग अलग 10-10 लेसन प्लान बनते हैं। ठीक है, ईच सब्जेक्ट 10 लेसन प्लान। तो अगर आपको लेसन प्लान के हर एक कॉन्सेप्ट को पता है, उसके फॉर्मेट को पता है, हर एक स्टेप को अच्छे से समझ गए, तो आगे आप लेसन प्लान को भी अच्छे से बना पाएंगे। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में 20 लेसन प्लान और थर्ड सेमेस्टर में 40 लेसन प्लान 2020 ईच सब्जेक्ट बनाने होते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए आपको लेसन प्लान के बारे में पहले पता होना चाहिए कि किस बेस पे ये लेसन प्लान बनाया जाता है, कौन सा पॉइंट्स कहाँ पे यूज होता है। इस वजह से ये जो लेसन प्लान टॉपिक है वो प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत अच्छे से इसको रीड कीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक में मैंने हर एक पॉइंट को ऐड किया हुआ है, कोई भी आपका पॉइंट मिस नहीं होगा। तो मैं आपको बता रही थी हर्बर्ट लेसन प्लान कैसे फॉर्म हुआ। तो इनके जो 5 स्टेप थे वो है प्रस्तावना, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध, नियमीकरण, सामान्यीकरण, प्रयोग। ठीक है, तो 5 स्टेप है। पहला प्रस्तावना। जो प्रस्तावना आप मतलब इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, जो भी हम लेसन पढ़ाने वाले हैं तो उस कंटेंट को हमको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए आगे पढ़ाना है। ठीक है, जो शिक्षण कौशल प्रयोग में लाया जाता है उसे सेट इंडक्शन कहते हैं। अब ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं बच्चों को इंट्रोडक्शन के थ्रू कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू जो आंसर मिलेगा उस आंसर से हमें नया क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर उससे जो आंसर मिलेगा उसको फिर से मुझे क्वेश्चन करना है। इस तरह से मुझे जिगजैग पैटर्न में क्वेश्चन आंसर को प्रोसीड करते हुए अपने जो टॉपिक हमको पढ़ाना है उस टॉपिक पर लेके जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे कॉन्सेंट्रेट होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले और मैम क्या बताना चाहती हैं, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो आपको अच्छे से सुनेंगे, आपको समझेंगे। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान की जांच और पुनरीक्षण करना, छात्रों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करना, क्योंकि आप जब इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो वे एक तरह से मोटिवेट होंगे कि अब आगे क्या करना है और उसका क्या आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है टीचिंग का। अगर आप टीचिंग में क्वेश्चन आंसर का यूज नहीं करते हो तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप अपना एक्सप्लेन करते चले जाओगे, बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं ये आप नहीं कह सकते। लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो बच्चा एक्टिव रहता है, आप भी एक्टिव रहते हैं, और जब दोनों इंटरेक्शन होगा, दोनों एक्टिव रहेंगे तो टीचिंग इफेक्टिव होगी, बच्चों की जो नॉलेज होगी वो परमानेंट होगी। ठीक है, फिर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या पढ़ाना है आपको टॉपिक, उसकी आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। ठीक है, हर एक पॉइंट को क्लियर करना है, वहां पे मेथड्स का यूज करना होगा, योग्यताओं का ज्ञान और साथ साथ क्रियाशील भी रहना है। अधिगम के लिए विविध क्रियाओं का प्रबंधन करना है। छात्रों के प्रारंभिक अनुभव प्राप्ति के पश्चात संप्रत्यय प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि पहले जो भी हम बताएंगे वो एक जनरल चीजें बताएंगे, उसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, यह अनुभव छात्र वस्तुओं के साथ क्रियाशील रहकर अर्जित करें, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके कुछ दिखाएं, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन करें, इंटरेक्शन करें। ऐसे में क्या होगा, जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो काफी अच्छा होगा। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो आप प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए पढ़ाएंगे तो वो तुलना और उससे रिलेट करते हुए उस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, फिर जो चीजें आपने उस बच्चों को बता दी उनको आप उससे रिलेट करके कोई ना कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन करके, ताकि वो उस जो थ्योरी को उन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा या आपसे सीखा वो नए
किसी अन्य जगह पे कैसे वो इम्प्लीकेट करे, तो वो भी इम्पोर्टेंट करता है। तो वो हो जाएगा नियमीकरण और सामान्यीकरण। मतलब बच्चे उदाहरण के माध्यम से अपने नियमों को भी बना सकेंगे। प्रयोग जो भी सीखा हुआ ज्ञान है उसको हम प्रैक्टिकली लाइफ में भी यूज करें। पढ़ के रखना नहीं है, बल्कि पढ़ के उसको अच्छे से इम्प्लाई भी करना है कहीं पे। ठीक है, तो हर्बर्ट उपागम की जो विशेषताएं हैं कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, साइकोलॉजी, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में इसमें संबंध होना जरूरी है, सभी पदों को कक्षा में प्रयोग में लाना आसान है। ठीक है, 5 स्टेप है और सारे स्टेप हम लोग टीचिंग में यूज करते हैं, तो सभी यूज किए जाते हैं। मूल्यांकन द्वारा शिक्षण करना आसान होता है। प्रयोग एवं तुलना द्वारा समझ जो होती है वो परमानेंट होती है। जो भी आप पढ़ा रहे होंगे वो सिस्टमैटिक होगा और स्पेसिफिक होगा, लॉजिकल होगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से जटिल की ओर टीचिंग होती है। तो ये हर्बर्ट उपागम की विशेषताएं थी। अब हर्बर्ट उपागम की जो कमियां हैं वो क्या है कि यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल दिया जाता है, प्रैक्टिकली नॉलेज पे ज्यादा नहीं दिया जाता। सभी विषयों जैसे इतिहास, भूगोल के लिए सामान्यीकरण आसान नहीं है। तार्किक रूप से क्रमबद्ध होने के कारण पदों का पूर्ण रूप से पालन करने पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिकर नहीं हो पाती। अध्यापक या शिक्षक केंद्रित होने के कारण छात्र निष्क्रिय रहते हैं और सामंजस्यता की कमी होती है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है फॉर्मेट ऑफ हर्बर्ट लेसन प्लान। ठीक है, लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है जिसके बेस पे लेसन प्लान बनाया जाता है उसके ये पॉइंट्स है। ठीक है, एक साइड में आपको डेट, सब्जेक्ट्स, टॉपिक, क्लास और आपको कलांश मतलब चक्र कौन से पीरियड में और उसका टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये सारी ब्लैक बोर्ड एंट्री है जो आपको करनी ही करनी है। बाकी प्रकरण हमेशा अंडरलाइन में होता है। अब जो लेसन प्लान बनाते हैं सामान्य उद्देश्य होंगे, जो में सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे उसके कुछ सामान्य उद्देश्य हैं। जैसे साइंस पढ़ा रहे तो साइंस के अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, मैथ्स के अलग ऑब्जेक्टिव होंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले होंगे उससे रिलेट आपके विशिष्ट उद्देश्य होंगे। शिक्षण सामग्री जो आप उसमें टीचिंग मटेरियल एड्स का यूज कर रहे होंगे वो शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। जो भी टॉपिक जो पढ़ा रहे होंगे उससे प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हैं तो वो पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आएगा। प्रस्तावना, अब उस टॉपिक से रिलेट को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, कि लाइट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से पहले पूछेंगे कि लाइट होती क्या है। तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि लाइट क्या होती है, हम पूछेंगे कि जब लाइट चली जाती तो आप क्या करते हो। बच्चे बताएंगे कि अंधेरा हो जाता है तो हम कैंडल जलाते हैं। तो कैंडल जलाने पे क्या होता है, बच्चे बताएंगे रोशनी। तो हम कहेंगे रोशनी को और क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे प्रकाश। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, आज हम प्रकाश का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इतना प्रस्तावना करने के बाद ही आप प्रकरण पे, अब यहाँ पे प्रकरण की एंट्री करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो अब हम प्रकाश लिख सकते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन मैंने बोल दिया कि आज हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पश्चात फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि टीचिंग यहीं से हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है, प्रस्तुतिकरण से आप स्टेप बाय स्टेप वहां पे प्रेजेंटेशन, टीचिंग पॉइंट्स, टीचिंग मेथड्स का यूज करेंगे। ठीक है, बोधगम्य प्रश्न मतलब जितना आपने पढ़ाया उससे जब क्वेश्चन आप करेंगे तो वो आपका बोधगम्य प्रश्न के अंतर्गत आता है। बोधगम्य प्रश्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं तो क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या उनको समझ में आया। तो उनकी नॉलेज के बारे में पता चल जाता है कि अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आती है कि हाँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद आपको श्याम पट्ट सारांश जो भी आप कुछ पढ़ाए हो वो आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी है। तो श्याम पट्ट सारांश पुनरावृत्ति क्वेश्चन, जब सारा कंटेंट आपने जितना भी लेसन प्लान में बनाया था वो जब आपका कंप्लीट होता है तो आपको रिपीटेशन क्वेश्चन करना है पूरे टॉपिक से रिलेट करते हुए। कि अगर लाइट का आपने पढ़ाया तो लाइट, आप सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछ लिया लाइट होती क्या है, फिर लाइट के सोर्सेज बताइए, लाइट की प्रॉपर्टीज बताइए। ठीक है, तो ये आपका पुनरावृत्ति प्रश्नों में आ जाएगा। फिर जो गृह कार्य यानी होमवर्क है, होमवर्क आपको ऐसा देना है जो बच्चे क्रिएटिव माइंड से उसको करें। कभी उनको लर्न करने के लिए नहीं बोलना है, कभी उनको लिख के लाने के लिए नहीं बोलना है, बल्कि ऐसा कुछ करना है जिससे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। और जब वो एक्टिविटी करेंगे तो उनकी जो नॉलेज होगी वो और अच्छी होगी और ज्यादा वो क्रिएटिव माइंड से सोचेंगे और उनकी जो नॉलेज होगी वो परमानेंट हो जाएगी। फिर संदर्भ इसलिए लिखते हैं कि आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं वो
किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका संदर्भ में आ जाता है। यहाँ पे आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। लेसन प्लान पे डिस्कस जो मैंने किया उसमें हर एक पॉइंट को डिस्कस हो गया है, और जो हमारी टीचिंग का जो लेसन प्लान जो इस समय फॉर्मेट को अप्रूवल मिला है वो हर्बर्ट अप्रोच पे ही बनता है। एनसीईआरटी ने भी ऐसे ही बनाया है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी का भी जो फॉर्मेट होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। पॉइंट सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन हर्बर्ट अप्रोच पे ही लेसन प्लान है, ठीक है। तो यही लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग करनी रहती है। टीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो आपकी टीचिंग काफी इफेक्टिव होगी। क्योंकि टीचिंग अगर आप बीएड कर रहे हैं तो टीचिंग के लिए ये तो आपको फॉर्मेट करना ही करना है, क्योंकि आपकी थ्योरी एग्जाम भी दिलाता है। लेकिन आप बीएड नहीं भी कर रहे हैं और आप नॉर्मली टीचिंग कर रहे हैं, तब भी आपको अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करेंगे तो आपकी टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव होगी, बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे और इंटरेक्शन अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।